हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आप लोगों को न्यूज में मिल ही गया होगा कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा पेमेंट सिस्टम होगा? ई रूपी नाम से होगा। ERUPI, ई रूपी। इस नाम से डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो लॉन्च होगा, जो ट्रूली कैशलेस होगा और ट्रूली कॉन्टैक्टलेस होगा। जैसे कि हम लोग एटीएम मशीन में एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ट्रूली कॉन्टैक्टलेस नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें हम कार्ड लगाते हैं। ऐसे ही किसी हम शॉप पे जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में कार्ड स्वाइप करते हैं, तो कार्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो है तो वैसे डिजिटल पेमेंट, लेकिन वो कॉन्टैक्टलेस नहीं है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम ई रूपी के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। और उससे डिफरेंट क्या है? पहले सारे पेमेंट जो होते थे वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से होते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये हमारे बैंक से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो इसलिए ये थोड़ा सा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि ना ही हमारा बैंक से रिलेशन होगा इसका और ना ही हमारे किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन से। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया था तो उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, जो कि 4:30 पर लॉन्च करने के लिए बोले थे। 1 तारीख को बोले थे और आज 2 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 अगस्त 2021। और ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च हो गया है, जो कि एक टाइप का ई वाउचर है। ई वाउचर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं अपना अपना ई वाउचर लॉन्च करती हैं या गिफ्ट कार्ड लॉन्च करती हैं। आप लोगों को गिफ्ट कार्ड के बारे में बिल्कुल पता होगा। गिफ्ट कार्ड के रूप में बहुत सारी कंपनियां अपना एक कोड लॉन्च करती हैं और इस कोड की वैल्यू मनी के फॉर्म में होती है। बस कोड होगा, उस कोड को हम डालते हैं किसी भी वेबसाइट पे और हमें जितनी भी रुपए की कोड होती है उतने रुपए का हमें सामान मिल जाता है। तो वैसा ही कुछ है, लेकिन बाकी सारे हमारे पेमेंट सिस्टम थे उनसे डिफरेंट हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे जितने पेमेंट सिस्टम है कैसे डिफरेंट हैं। ई रूपी क्या है और उसको लॉन्च क्यों किया गया है? ई रूपी एक टाइप का क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग होगा। क्यूआर कोड तो सबने यूज किया है, जैसे कि हम आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं। जहां भी पेमेंट करना होता है हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म को इकट्ठा एक साथ जोड़ दिया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये एनपीसीआई का बहुत ही सराहनीय काम है, जो कि सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ दिया है। यानी कि हमें किसी भी कंपनी में पेमेंट करना होता है या फिर किसी भी फॉर्म में पेमेंट करना होता है, तो हम यूपीआई आईडी के जरिए किसी भी बैंक से किसी भी एप्लीकेशन से हम पेमेंट कर लेते थे। लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट मैटर था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैटर है। तो डिफरेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बनता है। तो डिफरेंट ये है कि जब हम यूपीआई से पेमेंट करते थे, तो यूपीआई से पेमेंट करने के लिए हमें दोनों बैंक के सर्वर का एक्टिवेट होना जरूरी होता था। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा आसान प्रोसेस हो जाएगा जब से ये लॉन्च होगा और हमारे बीच आ जाएगा, तो हमें पेमेंट करने में और भी आसानी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एसएमएस स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा है, एसएमएस स्ट्रिंग लॉन्च किया जा रहा है। और क्यूआर कोड तो सेम है, जैसे हम लोग स्कैन करके पेमेंट करते थे, लेकिन एसएमएस स्ट्रिंग की भी सुविधा दी जाएगी इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएमएस स्ट्रिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी तक हम जितने भी पेमेंट कर रहे थे उसके लिए या तो हमें इंटरनेट बैंकिंग या फिर हमें एटीएम कार्ड या फिर हमें एमएमआईडी या यूपीआई आईडी होना जरूरी था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिना यूपीआई आईडी, बिना इंटरनेट बैंकिंग, बिना एमएमआईडी और बिना एटीएम कार्ड के हम पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमें अब इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी अच्छी फैसिलिटी अभी तक नहीं आई थी कि बिना इंटरनेट के हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेमेंट कर दें, किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर दें। लेकिन ई रूपे लॉन्च होने के बाद हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि किसी भी मर्चेंट पे, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को हम डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के। बस जो कोड हमें देना है वही कोड हम नोट कर लें या फिर एसएमएस स्ट्रिंग के जरिए दिखा दें सर्विस प्रोवाइडर को, तो सर्विस प्रोवाइडर उस कोड को या तो स्कैन करेगा या तो खुद मैन्युअली टाइप करेगा। तो यहाँ पे हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, हम छोटे वाले फोन से भी काम चला सकते हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, सिर्फ एसएमएस सुविधा उपलब्ध हो तो काम हो सकता है। तो ये रहा
काफी डिफरेंस और काफी इजी हो जाएगा इसको यूज करना। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, ये ऑन टाइम पेमेंट होगा और बिना मिडल मैन के पेमेंट होगा। ऑन टाइम पेमेंट का मतलब क्या है, हम ऐसा होता है जैसे मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ के हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें क्या होता है, बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को क्या दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं ताकि वो घर बना सके, आवास बना सके। और ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि मिडल मैन या बिचौलिए आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इतने पैसे दो तो हम तुम्हारा पैसे निकलवा देते हैं। ये भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के सामने ये केस दर्ज भी हुए हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे वायरल भी किए हैं कि ऐसा सुनने में आया है। यानी कि बिचौलियों का, मध्यस्थता करने वालों का या फिर मिडल मैन की एंट्री हो जाती है और बहुत सारा फ्रैक्शन, बहुत सारा पैसा उनके हाथ में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे अनजान लोग उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो बिचौलिए उसमें एज अ ब्रोकर काम करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बचत हो जाएगी। और दूसरी बात है, टाइम पे पेमेंट होगा और सही जगह पे पेमेंट होगा। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब बहुत सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल हर जगह ओटीपी का सिस्टम आने लगा है, तो यहाँ भी ई रुपए में भी प्रीपेड वाउचर होगा, वन टाइम पेमेंट होगा, वन टाइम के अलावा ऑन टाइम पेमेंट होगा। और ऑन टाइम होगा क्यों? क्योंकि हमें जिस काम के लिए दिया जा रहा है, जिस मर्चेंट को देने के लिए दिया जा रहा है पेमेंट, वो सिर्फ वही हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आवाज के लिए पैसा आया है तो उस पैसे को हमको कोड के फॉर्म में मिलेगा, एक कोड मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमारे अकाउंट में कोई ट्रांसफर नहीं आएगा, हमारे आधार से लिंक बैंक में कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक कोड मिलेगा जो कि हमारे मोबाइल फोन पे आएगा और एक लिंक जनरेट होकर के उसमें क्यूआर कोड भी आ सकता है, यानी कि क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग दोनों आ सकते हैं। तो एसएमएस स्ट्रिंग से हमें होगा क्या, हमें पेमेंट करना होगा तो हम ऐसा नहीं कि कहीं भी कर सकते हैं, उस पेमेंट को हम सिर्फ वहीं कर सकते हैं जिसके लिए वो कोड बनाया गया है। यानी कि हर जगह का अलग अलग कोड निर्धारित होगा और हर जगह का अलग अलग पेमेंट सिस्टम होगा, जबकि ऐसा पहले नहीं था। अगर मान लीजिए आवास के लिए पैसा हमारे अकाउंट में आया है तो उस अकाउंट से पैसे निकालने के बाद हम कहीं अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिस मकसद के लिए हमें ये पैसे दिए जा रहे हैं उसको हम सही जगह पे इस्तेमाल ना करके हम गलत जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यू रुपए के वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां भुगतान करना है सिर्फ वहीं भुगतान होगा, इसके अलावा अदर किसी भी जगह पे भुगतान नहीं कर सकते हैं। ये भी इसकी एक बहुत ही खास बात है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि इसमें बेनिफिशियरी का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका अकाउंट भी सेफ रहता है। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पे एक ओटीपी का प्रोविजन है। प्रोविजन ओटीपी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने फोन में कोड रख लिए हैं और उसको रख लिए हैं, उसके बाद होगा क्या, किसी के हाथ में वो कोड लग गया और वो पैसे लेकर चला जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैच कराई जाएगी एज अ ओटीपी। वन टाइम पासवर्ड का प्रोविजन दिया गया है इसमें। किसका पासवर्ड दिया गया है? वन टाइम पासवर्ड, इसका प्रोविजन है, यानी कि ओटीपी का प्रोविजन है। जैसे ही हम ये कोड लेकर के, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये छोटा वाला फोन है जिसमें मल्टीमीडिया फोन कह सकते हैं या फिर बेसिक फोन कह सकते हैं। इसमें सिर्फ मैसेज आ सकते हैं, क्यूआर कोड, कैमरा, इन सब की फीचर नहीं है। फिर भी इसमें जो कोड है, अगर कोई चोरी करके कहीं और लेकर चला जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे खुद पैसे लेने की कोशिश करता है, सर्विस लेने की कोशिश करता है, तो वहां पे सर्विस लेते टाइम वहां मोबाइल पे एक ओटीपी एसएमएस आएगा जो कि सिक्योरिटी कोड होगा। एक बार और कोड आएगा, उस कोड को देने के बाद ही वो सर्विस मिल पाएगी। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे पहली लाइन यही लिखी हुई है, बेनिफिशियरी कैन मेक पेमेंट थ्रू ई-रूपी एट सर्विस प्रोवाइडर सेंटर। द ई-रूपी वाउचर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड और एसएमएस विल बी स्कैन्ड एट द सर्विस प्रोवाइडर सेंटर। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात अभी मैंने बता ही दिया है कि अभी ओटीपी आएगी, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही सर्विस दिया जाएगा। तीसरी बात इसमें क्या है? इसमें गवर्नमेंट एंटिटीज, कॉर्पोरेट्स और कोई भी सर्विस स्पॉन्सर्ड बैंक के स्पॉन्सरशिप पे ही होगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ लिमिटेड बैंक होंगी जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड करेंगी
और इन बैंक से सर्विस प्रोवाइडर को सीधा पैसा अकाउंट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा फास्ट टैग, जो कि हमारे टोल टैक्स में दिखाई पड़ता है, एक टाइप का इंफ्रारेड रेडिएशन से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें होता क्या है, स्कैन हो जाता है, स्कैन होने के बाद टोल टैक्स ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाता है। वैसा ही कुछ ये भी है। तो वो भी हर बैंक से लिंक होते हैं, सारे बैंक अपने अपने अनुसार वो सुविधा लॉन्च किए हैं और उसको रिचार्ज करने की सुविधा देते हैं। तो वैसा ही इसमें भी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर जो भी सर्विस दे रहे हैं उनको डायरेक्ट बैंक में पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ से सिर्फ एक कोड जाएगा। एज अ कस्टमर हम सिर्फ कोड लेकर रखेंगे। दो चार बातें जो भी इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखना है, क्योंकि पहले क्या होता था, पैसे हमारे ट्रांसफरेबल होते थे, हम अपने पैसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी कंपनी ने हमें एज अ ई वाउचर ई रूपी दिया है तो हम किसी और को नहीं दे सकते हैं, उसको हम ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम वही बात है कि जिस पर्पस के लिए दिया है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एक कंपनी ने हमें दिया है, तो वो स्पेशली एक रेस्टोरेंट का नाम होगा उस पे और उस रेस्टोरेंट में ही लगेगा, वो किसी बाहर रेस्टोरेंट में किसी दूसरे रेस्टोरेंट में हम नहीं लगा सकते उसको, पहली बात। दूसरी बात है कि ओटीपी का प्रोविजन है, ओटीपी हमारे पास आएगा तो उसको दूसरा कैसे यूज कर सकता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये जो ई रूपी कार्ड है एक टाइप का नॉन ट्रांसफरेबल कार्ड है। और अगली बात क्या है कि ये सिर्फ वन टाइम यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार हमने अगर कोड इस्तेमाल कर लिया है तो ये कोई दोबारा उसी कोड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो कोड खारिज हो जाएगा। तो जिस वैल्यू का कोड है उस वैल्यू की एक ही बार हमें सर्विस मिलेगी, दूसरी बार हम उस कोड को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि 10,000 का वाउचर हमें मिला है, इस ई वाउचर को हम 2-3 बार में इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको एक ही बार में इस्तेमाल करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमें सर्विस लेना है कम का और उस वाउचर में वैल्यू ज्यादा है, उस वाउचर में जो पैसे की कीमत है ज्यादा है, तो वहां पे हो सकता है कि आप उस वाउचर को देंगे तो आपको उधर से कुछ रिटर्न मिलेगा एज अ रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। और इसमें बेनिफिशियरी का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ एक ओटीपी होती है जो कि इनबिल्ट मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है। इसके अलावा ना ही मोबाइल पैन कार्ड का कोई बवाल होता है और ना ही उसका डेट ऑफ बर्थ का। सिक्योर होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और इसमें इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। इंटरनेट की जरूरत सिर्फ उनको पड़ती है जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको इंटरनेट सर्विस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको इन सबको सारे पेमेंट मेथड्स हैं जैसे कि यूपीआई हो गया और ये ई रूपी हो गया, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? उन सबको रेगुलेट करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई और एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये यूपीआई को भी यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भी रेगुलेट करता है और यही ई रूपी को भी रेगुलेट करेगा। और ये सब आरबीआई से मान्यता प्राप्त किए हुए संस्थाएं हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था दिसंबर 2008 में और बिजनेस सर्टिफिकेट जो इसको मिला था 2009 में मिला था। अप्रैल 2009 में बिजनेस सर्टिफिकेट मिल गया था। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई में, एमडी एंड सीईओ दिलीप आसबे हैं। विश्व मोहन महापात्रा ये हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। विश्व मोहन महापात्रा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और इसके एनपीसीआई के मालिक कौन है? क्या भारत सरकार है? नहीं, यहाँ पे 3 बॉडीज हैं जो कि मालिकाना हक जताती हैं। कौन कौन सी बॉडी हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय और भारत सरकार। ये तीनों बॉडीज एनपीसीआई के क्या हैं? ओनर हैं, मालिक हैं, ठीक है। एनपीसीआई को हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और इंग्लिश में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में, कब हुआ था? कंपनीज एक्ट 2013 में किस सेक्शन में? सेक्शन 8 में हुआ था, सेक्शन 8 में हुआ था। और एनपीसीआई को 2 बार अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन से अवार्ड हैं? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था 2018 में। किस लिए? सबसे ज्यादा भीम यूपीआई
पेमेंट करने के लिए, भीम यूपीआई पेमेंट करने के लिए 2018 में गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस अवार्ड 2018 में, और 2018 में भी दूसरा अवार्ड मिला था जो कि इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा मिला था। वो कौन सा अवार्ड है? अवार्ड का नाम है पॉलिसी चेंज एजेंट ऑफ द ईयर। पॉलिसी चेंज एजेंट ऑफ द ईयर 2018 मिला था, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा दिया गया था। और गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव अवार्ड मिला था भीम यूपीआई के लिए। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने बता दिया। हमने एनपीसीआई के बारे में डिस्कस किया, हमने यूपीआई के बारे में डिस्कस किया, हमने ई रुपए के बारे में डिस्कस किया, हमने पॉइंट ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया, और आरबीआई के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आरबीआई के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का इंफॉर्मेशन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था। अब अगर ये इंफॉर्मेशन किसी और को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।